दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, चीन खोलेगा नए मोर्चे, हिमाचल और अरुणाचल में सेना बढ़ाई। चैनलों ने उड़ाई पाक पर हमले की खबर, सेना ने किया खंडन। पत्रकार कप्पन को नहीं मिली राहत, अर्नब जैसी नहीं दिखी तेजी। गहलोत बोले, देश को बांटने के लिए बीजेपी ने गढ़ा लव जिहाद। केरल सरकार को फंसाना चाहता है केंद्र, ऑडियो से हुआ खुलासा। कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा, लौट सकता है लॉकडाउन। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन यही है कि गोदी मीडिया के चाल चरित्र को देखते हुए ये बहुत जरूरी हो गया है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्यहिंदी.com को सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन देने के लिए आप ये कदम जरूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे प्रमुख खबर। एक और कहा जा रहा है कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है, तो दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि चीन ने दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी तेज कर दी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपनी सैन्य तैनाती को गुपचुप तरीके से काफी बढ़ा दिया है। यही नहीं, चीन बुनियादी सैन्य ढांचे को भी बहुत तेजी से विकसित करने में जुट गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य कमांडर हिमाचल प्रदेश के कौरिक दर्रे और अरुणाचल प्रदेश के फिश टेल 1 और 2 को लेकर ज्यादा चिंतित है, क्योंकि चीन ने कौरिक दर्रे के ठीक उस पार चुरुप गांव में सड़क का निर्माण किया है। यही नहीं, चीनी सेना ने उत्तराखंड की सीमा से लगे तांजुम ला के पास सैनिकों के रहने के लिए घरों का निर्माण भी किया है। चीनी सैनिकों का ये ठिकाना एलएसी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में एलएसी से 82 किलोमीटर दूर स्थित सिक्वान ने चीनी सैन्य ठिकाना सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मुख्य अड्डा बन गया है। तो बहुत साफ है कि चीन ने केवल लद्दाख पर ही दबाव नहीं बनाया है, लद्दाख पर ही हमारे जमीन पर कब्जा करके वो नहीं बैठ गया है, बल्कि जो सीमा है उसके विभिन्न इलाकों में वो अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है, सेना की तैनाती बढ़ा रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और जगह जगह से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी जमीन जो है वो हड़पने की नीयत में उसमें उसकी है। ऐसे में भारत सरकार क्या कर रही है? क्या भारत सरकार ने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं? क्या लद्दाख से वो चीन को वापस भेजने में कामयाब रहा है? नहीं रहा है। हालांकि अभी यह खबर आई है कि दोनों पक्ष डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। वो तमाम जगहें छोड़कर दोनों देश पीछे हट जाएंगे, लेकिन ये तय नहीं हुआ है कि चीन जिन जगहों पर जाकर काबिज हो गया है क्या वो जगह भी खाली करेगा या नहीं। भारत सरकार इस मामलों में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। वो किसी तरह से, प्रधानमंत्री तो चीन का नाम लेने से भी कतराते हैं, ये हम सब देख चुके हैं। लेकिन अब अगर हिमाचल, अरुणाचल और सिक्किम वाले इलाके में भी अगर वो दखल दे रहा है, वो अपनी तैयारी कर रहा है, तो ये भारत सरकार के लिए, भारतीय सेना के लिए नई चुनौतियों का समय है और उन्हें संभल जाना पड़ेगा। इस बार उस तरह की गफलत ना हो जैसी लद्दाख में हुई है, उस तरह की चूक भारत सरकार न करे जैसी अभी तक वो करते आ रही है। तो ये एक खतरे की घंटी है और इस बारे में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं।
सबसे तेज खबरें देने का दावा करने वाले चैनलों पर अब भरोसा करना बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। वो सुनी सुनाई बातों को भी ब्रेकिंग खबर बनाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं। ताज़ा मामला गुरुवार शाम को करीब 7 बजे का है, जब कुछ चैनलों को पता चल गया, जाने कहां से, कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। इसके बाद काफी तेज होने का दावा करने वाले चैनलों ने बिना किसी पड़ताल के सीना ठोकना शुरू कर दिया। जो चर्चित पत्रकार हैं उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ानी भी शुरू कर दी। इन पत्रकारों में रूबिका लियाकत, दीपक चौरसिया, अंजना ओम कश्यप प्रमुख हैं, जिन्होंने ट्वीट करके दावा किया कि भारत ने एक और एयर स्ट्राइक कर दी है। साथ ही लिखा, अब बारूद से होगा स्वागत। ये खबर आग की तरह फैली कि खुद सेना को इस खबर का खंडन करना पड़ गया। सेना ने कहा कि आज तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक गोली भी नहीं चली। थोड़ी देर बाद ही सेना ने फिर कहा कि एलओसी पार करके पीओके में सेना की स्ट्राइक की रिपोर्ट फेक है, फर्जी है। इसके बाद इन चैनलों और इनके पत्रकारों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और खबर गिराने के साथ साथ ट्वीट डिलीट करने का सिलसिला भी चल पड़ा। हालांकि इतनी देर में इन सब के कारण सोशल मीडिया पर एयर स्ट्राइक की खबर फैल चुकी थी। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे न्यूज़ चैनल कितने गैर जिम्मेदार हैं। उनमें काम करने वाले बड़े बड़े नामधारी पत्रकार, एंकर, संपादक, उनकी सोच की और उनके अनुभव की सीमाएं कितनी हैं। इस तरह की एयर स्ट्राइक की खबरें बहुत नाप तोल कर, सोच समझकर और कई बार चेक करके दी जाती हैं, अन्यथा इनसे युद्ध के भड़कने का खतरा होता है। अब मान लीजिए हमारे चैनलों ने एयर स्ट्राइक की घोषणा कर दी और उधर से भी जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने भी इन खबरों को इसी तरह से लेकर जवाबी एयर स्ट्राइक की खबरें चला दी, और फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। दोनों देश परमाणु शस्त्रों से लैस हैं और किसी भी तरह के युद्ध भड़कने की आशंका उससे प्रबल हो जाती है। तो बहुत ही संवेदनशील मसले होते हैं ये। इस तरह की कार्रवाई होती भी है तो कई बार चेक करके उसकी खबरें दी जाती हैं, लेकिन हमारे चैनलों को जल्दी पड़ी रहती है ब्रेकिंग न्यूज़ देने की, सबसे पहले खबर ब्रेक करने की, ताकि टीआरपी मिले, दर्शक मिले और उसकी तेजी की जो प्रतिष्ठा बनी हुई है उसमें उसका इजाफा हो। तो ये तथाकथित नंबर 1, नंबर 2 और इस तरह के चैनलों की रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का कुछ और उदाहरण है जो हम देख रहे हैं। बहुत ही इसको निंदनीय है, इसका धिक्कार है और ऐसे चैनलों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। केबल टीवी एक्ट 1995 ऐसे ही मौकों के लिए बना है। और भी दूसरी धाराएं हैं जिनमें पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगाड़ने और इस तरह की गतिविधियों का झूठी खबरें देने, फेक न्यूज़ देने, इनके लिए कड़े प्रावधान हैं और इसके तहत अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो समझिए ये सिलसिला भी नहीं थमेगा, क्योंकि चैनलों को अपनी लोकप्रियता, विज्ञापन, टीआरपी इनसे मतलब है, ना कि दर्शकों के साथ अपने जो विश्वास बना हुआ है या नहीं, जो थोड़ा बहुत बचा है उसको बनाए रखने के लिए और देशों और समाजों के बीच में किसी तरह की कटुता, भेदभाव ना हो, उसका भी इनको ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसका भी ये उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये जितने भी प्रोग्रामिंग कोड है उनका उल्लंघन है सरासर और इनकी सजा इनको अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये सरकार की सेवा में तत्पर हैं, गोदी मीडिया कहलाते हैं, इसलिए शायद ये सरकार इन पर, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, इनको जिम्मेदार बनाने के लिए एक भी कदम नहीं उठाएगी। अगली खबर लेते हैं। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। आज उनके मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें यूपी सरकार ने हलफनामा दायर करके कहा था कि उन्होंने पत्रकार कप्पन को कभी भी किसी से मिलने से नहीं रोका। साथ ही कहा कि जेल में बंद आरोपी पत्रकार से किसी वकील के मिलने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी गई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि हमारे पिछले आदेश पर मीडिया में बहुत गलत रिपोर्टिंग हुई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमने कप्पन को राहत देने से इनकार कर दिया है। बोबडे ने कहा कि वो गलत रिपोर्टिंग से चिंतित हैं।
बता दें कि पत्रकार कप्पन और अर्णब गोस्वामी के मामले में काफी कुछ समानताएं देखी जा सकती हैं। दोनों ही मामलों में पत्रकार, सरकार की बदले की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट और आजादी का मौलिक अधिकार, इन सब की काफी चर्चा होती रही है। हालांकि एक मामले में सुनवाई की गति काफी तेज होती है और फौरन जमानत दे दी जाती है, जबकि दूसरे मामले में गति बहुत सुस्त होती है और किसी तरह की राहत नहीं दी जाती है। इसके बाद से आम लोगों में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत का रवैया और रुख सभी पत्रकारों के मामले में समान है या नहीं है। बता दें कि कप्पन को 5 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। वो हाथरस रेप मामले में रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, लेकिन मथुरा पुलिस ने प्रिवेंटिव पावर के तहत हिरासत में लिया था। बाद में पुलिस ने उन पर यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। उनके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 2 एक्टिविस्ट छात्रों के साथ एक टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं। तो पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उसने किसी को किसी से मिलने से रोका नहीं है। ये सरासर झूठ है। ये जो कप्पन के परिवार वाले हैं वो भी मिलने की तमाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलने नहीं दिया, वकील से भी नहीं मिलने दिया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में उन्हें जाना पड़ा है। तो बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार झूठा हलफनामा दे रही है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है और दुखद बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसके झूठ को स्वीकार कर रहा है, उस पर पड़ताल नहीं कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सचमुच में सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। और 5 अक्टूबर की गिरफ्तारी के बाद 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार वाले उससे मिलना ना चाहें, वकील मिलना ना चाहें और केरल की जो जर्नलिस्ट यूनियन है जिसने ये मुकदमा किया हुआ है वो भी कह चुकी है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार सरासर झूठ बोल रही है और सुप्रीम कोर्ट उसके मामले में ऐसा लगता है कि नरम है। दूसरी बात यह है कि बोबडे साहब को ये दिक्कत है कि पत्रकार उनके पिछली सुनवाई की गलत रिपोर्टिंग हुई है, तो वो खुद याद करें कि उन्होंने उस सुनवाई के दौरान क्या क्या कहा था और उसके क्या क्या अर्थ निकलते हैं, और अगर अर्थ निकलते हैं तो वो निकाले जाएंगे। क्योंकि अर्णब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया कुछ और था, उन्हें पर्सनल लिबर्टी का आधार बनाते हुए तुरंत राहत दी गई थी और कप्पन के मामले में ऐसा देखने को नहीं आ रहा है, जबकि खुद बोबडे साहब उसकी 2 सुनवाइयां कर चुके हैं और मामले को आगे धीरे धीरे सरकाया जा रहा है। जबकि होना यह चाहिए था कि उसी तर्ज पर कप्पन को भी पर्सनल लिबर्टी के आधार पर राहत दे दी जानी चाहिए थी, जमानत दे दी जानी चाहिए थी। वो कोई सबूत में छेड़छाड़ करने वाले नहीं थे, सबूत है भी नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास। कोई एक पोस्टर मिला है हाथरस से संबंधित, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कप्पन के किसी से संबंध थे किसी संगठन से, उस पर आरोप लगा रहे हैं जिसका वो पूरी तरह से खंडन कर चुके हैं। तो एक झूठ के आधार पर इस तरह से पत्रकारों को गिरफ्त में लेना और उनको परेशान करना और सुप्रीम कोर्ट का आंख बंद कर लेना या उस मामले में ढीलापन दिखाना, ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया अलग अलग मामलों में अलग अलग तरह का है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। तो बोबडे साहब को मीडिया पर उंगली उठाने के बजाय, मीडिया तो बल्कि कोर्ट के साथ है, सरकार के साथ है, ज्यादातर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया वो सवाल नहीं करता है। ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का दोहरा रवैया किस तरह से आम लोगों में उसकी छवि को बिगाड़ रहा है। अगली खबर लेते हैं। लव जिहाद को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद शब्द बीजेपी की ओर से गढ़ा गया है ताकि देश को बांटा जा सके और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाया जा सके। गहलोत ने कहा कि शादी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये कानून किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। प्यार में जिहाद की कोई जगह नहीं होती है। गहलोत ने आगे कहा कि वे देश में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जहां आपस में सहमति से रखने वाले लोग सत्ता की दया पर निर्भर हो जाएंगे। शादी एक व्यक्तिगत निर्णय है और ये लोग उस पर अंकुश लगा रहे हैं। ये व्यक्तिगत आजादी छीनने जैसा है। बता दें, इन दिनों देश में लव जिहाद का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। कई राज्य लव जिहाद को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी में हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक भी शामिल है। तो गहलोत साहब का जो
ऑब्जर्वेशन है, जो टिप्पणी है, वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसके कोई आंकड़े नहीं हैं। ऐसे केंद्र सरकार ही, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ही संसद में कह चुके हैं कि लव जिहाद की एक भी घटना रजिस्टर नहीं हुई है, एक भी मामला अभी तक नहीं आया है। इसी तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग से जब आरटीआई के जरिए आंकड़े मांगे गए तो उनके पास कोई भी आंकड़े इससे संबंधित नहीं है। किसी भी स्तर पर किसी तरह के आंकड़े लव जिहाद के नहीं हैं। तो ये लव जिहाद एक काल्पनिक झूठ एक गढ़ा गया है बीजेपी की तरफ से, ताकि हिंदू मुसलमानों को बांटा जा सके, ध्रुवीकरण की राजनीति का खेल खेला जा सके और एक मनुस्मृतिवादी समाज बनाया जा सके जिसमें पुरुषों का वर्चस्व हो, महिलाएं अपनी शादी के बारे में खुद से फैसला ना कर सके, उनको रोकने की एक कोशिश है। तो कई लिहाज से ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है, निजी पसंद का हनन है, क्योंकि आर्टिकल 21 हम सबको ये अधिकार देता है कि हम अपनी पसंद से अपने काम कर सकते हैं और अपने भावी पति या पत्नी का चुनाव या चयन ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकारें कानूनों में परिवर्तन करके, जबकि जो मौजूदा कानून है उसमें अगर धर्मांतरण की चिंता है तो वो उसके लिए पूरी गुंजाइश है और उसके लिए अलग कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कानून बनाकर ये जताना है, हिंदुओं को डराना है, उनमें हवा खड़ा करना है कि उनकी लड़कियां फंसाकर मुसलमान शादी कर लेंगे, उनका धन परिवर्तन करेंगे, तो इसलिए ये पूरा मामला गढ़ा जा रहा है। और ये कानून बनाने का मकसद भी यही है, उनको ये दिखाना कि हम आपके रक्षक हैं, हम आपकी बहू बेटियों बहनों के रक्षक हैं और इसीलिए कानून बना रहे हैं। तो एक छल है, धोखा है, मक्कारी है, ये साफ दिख रहा है और गहलोत साहब ने यही कहने की कोशिश की है। अगली खबर लेते हैं। केरल में 7 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं और केंद्र सरकार एजेंसियों की मदद से वाम दलों को उखाड़ने के अपने मिशन में जुट गई है। उसने केरल की पिनराई विजयन सरकार को घेरने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों को गढ़ना शुरू कर दिया है। कई आरोप गढ़ डाले हैं, लेकिन एक ताजा ऑडियो से जांच एजेंसियों की पोल खुल गई है कि वे किस तरह से विजयन सरकार को बेवजह फंसाना चाहती है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल में सोना तस्करी मामले में लीक हुए एक ऑडियो से यह खुलासा हुआ है। ये विवादित बातचीत कथित तौर पर अभियुक्त स्वप्ना सुरेश और एक अज्ञात व्यक्ति के बीच है। इस ऑडियो से संकेत मिलते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने स्वप्ना सुरेश पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया था। ऑडियो में स्वप्ना को कथित रूप से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर वो यानी स्वप्ना इस बात को कबूल कर लें कि वो मुख्यमंत्री विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर के साथ यूएई गई थी तो उन्हें सरकारी गवाह बना दिया जाएगा। एम शिवशंकर इस मामले में अभियुक्त हैं और उन पर विजयन के लिए वित्तीय सौदेबाजी करने का आरोप एजेंसियां लगाना चाहती हैं। बता दें कि सितंबर महीने से केरल की राजनीति में कुरान की प्रतियों और खजूर के अलावा भारी मात्रा में सोना मंगवाए जाने को लेकर माहौल गर्म है। केरल के विपक्षी दलों बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वामपंथी नेताओं ने निजी इस्तेमाल के लिए अरब से ये सामान मंगवाया है, जो कि विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम FCRA का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने इन मुद्दों का फायदा उठाकर एजेंसियों को सरकार के पीछे लगा दिया है। तो सरकार की नीयत साफ दिख रही है कि जो भी मामले उठ रहे हैं उन्हें किसी तरह से सरकार से जोड़ दो। अगर सोने की तस्करी हुई है तो वो मुख्यमंत्री ने कराई है, अगर कुरान और खजूर आए हैं तो वो मुख्यमंत्री के जरिए आए हैं। तो ये तमाम तरह के अनर्गल आरोप गढ़कर एजेंसियों को लगा दिया गया है कि वो अधिकारियों को फंसाएं, वो नेताओं को फंसाएं, उन पर दाग लगाएं, ताकि ये धारणा बने कि केरल की सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है और उसके खिलाफ कार्रवाई का आधार बनाए। किसी तरह से सरकार चाहती है कि चुनाव के पहले ऐसा माहौल बना दिया जाए, इस सरकार को जाना पड़े, मुख्यमंत्री को बदलना पड़े, 1-2 लोगों की गिरफ्तारी कर ले वो, तो इससे एक पूरी सरकार की छवि और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छवि और वामपंथी दलों की छवि को नष्ट भ्रष्ट किया जाए। तो ये एक एजेंडा है जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे NIA हो, CBI हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ये तमाम एजेंसियां इसी एजेंडे को लेकर विभिन्न राज्यों में काम कर रही है। ऐसा नहीं कि केरल में ही, बल्कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी काम कर रही हैं और
मध्य प्रदेश में भी देखा हमने, राजस्थान में गहलोत और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ उन एजेंसियों को काम करते देखा, ममता बनर्जी के खिलाफ काम करते देखा। तो जिन भी राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं, बीजेपी विरोधी सरकारें हैं, उनको डामाडोल करने के लिए, उनको फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वही केरल में भी दोहराया जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि केंद्र सरकार किस ढंग से काम कर रही है, किस तरह से षड्यंत्रकारी ढंग से उसका कामकाज चल रहा है। वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं और लक्ष्मण रेखाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्यारी है और किसी तरह से भी हर जगह वो सत्ता पर काबिज होना चाहती है। चूंकि केरल में उसका कोई जनाधार नहीं है, वो कोई सीट जीत नहीं पाती है, इसलिए किसी भी तरह से वो उस सरकार को कमजोर करके अपने लिए एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन संभावना यही है कि उसे इसमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो जो राज्य की दो प्रमुख पार्टियां हैं, दोनों काफी मजबूत है और वो बीजेपी को घुसने के लिए रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे दुनिया के कई देशों के बाद अब क्या भारत की बारी आ गई है? दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में संक्रमण के बढ़ने के आसार हैं। खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में बीएमसी के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। कुछ रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मुंबई और दिल्ली के बीच ट्रेन और हवाई सेवा पर कुछ फैसला किया जा सकता है। कोरोना नियंत्रण के लिए 4 राज्यों में केंद्र सरकार की टीमें भेज दी गई हैं। कई और राज्यों में भेजने की तैयारियां हैं। इससे सवाल उठता है कि संक्रमण का दौर क्या फिर से लौट रहा है और दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी दूसरी लहर तो नहीं आ जाएगी? केंद्र सरकार कई राज्यों में उच्च स्तरीय टीम भेजने की तैयारी कर रही है। ये टीमें उन राज्यों में भेजी जाएंगी जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। एक दिन पहले ही 4 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में ऐसी उच्च स्तरीय टीमें भेजी गई हैं। सरकार की ये तैयारी ऐसे वक्त में आई है जब 24 घंटों में ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा नए संक्रमित मरीजों की संख्या है। ऐसा 47 दिन बाद हुआ है। 24 घंटे में 45,882 संक्रमण के नए मामले आए हैं, जबकि 44,807 लोग ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर तो नहीं आई है, लेकिन स्थानीय तौर पर देखें तो दिल्ली में तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। राजधानी में ऐसी स्थिति कि अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप में तो ये पहले से ज्यादा खतरनाक जैसा लग रहा है। अमेरिका में हर रोज करीब 1.25 लाख केस आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। तो पूरे देश भर में अब चिंता की नई लहर दौड़ गई है। सरकार भी चिंतित है। हालांकि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे कोरोना समय में उसने जानबूझकर चुनाव करवाए और आपने देखा कि चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से खिल्लियां उड़ाई गई। बड़ी बड़ी सभाएं हुई और उनमें लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग के भाग लेते रहे। हमारे नेताओं ने रैलियां की बड़ी बड़ी। ये सारा चुनाव का जो पूरा आयोजन था वो बेसिकली में सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स थी। इसी तरह से बहुत सारी धार्मिक कार्यक्रम हुए, राजनीतिक कार्यक्रम हुए। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के दफ्तर में विजयोत्सव मनाया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं अता पता नहीं था। और तमाम तरह की घटनाएं, धार्मिक, सामाजिक हलचलें आप देख रहे हैं और पूरी तरह से खोल दिया गया है। सब कुछ जो चाहे जो जहां कर सकता है। ऐसे में ये लाजमी था कि कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा, ये उसके लिए अनुकूल है। तो इसे कोरोना की महामारी तो माना ही जाए, लेकिन हमारी सरकार की भी अपनी एक बीमारी है जिसकी वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं। इसका दोष ये हमारी सरकारों पर भी है, खासतौर पर केंद्र सरकार के, क्योंकि वही गाइडलाइंस तय करती है, वही तय कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और खासतौर से चुनाव की इवेंट का मैंने जिक्र किया, वो केंद्रीय चुनाव आयोग जो जिसे हम केचुआ कहते हैं, केंद्र सरकार के निर्देशों पर ये तमाम चुनाव आयोजित कर रहा था, जिसमें बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। तो एक खतरनाक समय फिर से लौट रहा है। आशंका है कि फिर से लॉकडाउन लौट सकता है। लॉकडाउन लौटेगा तो फिर से बहुत सारी दिक्कतें, और खासतौर पे उस वर्ग के लिए जो उस लॉकडाउन से बहुत बुरी तरह से पीड़ित था, उससे भुगता है उसने, एक बार फिर से उसे इस पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। और हम अपनी सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पिछली गलतियों से कोई सबक लेते हुए उनके लिए कोई राहत का रास्ता
पहले से तैयार रखेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindy.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।